प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको नीट और जेईई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अगर हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो वहां पर 6 डिफरेंट टाइप के लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल्फेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज और आवागाड्रो लॉ। हम लोग एक एक करके इन 6 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी में कहते हैं, या इसी को लॉ ऑफ इनडस्ट्रेबिलिटी ऑफ मैटर कहते हैं, यानी कि द्रव्य के अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। अगर मैं इस लॉ के बारे में जो बात करूं कि इस लॉ को सबसे पहले जो किसने बताया था, तो इस लॉ को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो लोमोनोसोफ हैं। लोमोनोसोफ ने फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया था, फिजिकल प्रोसेस के बारे में बताया था। इसके बाद तक केमिकल चेंजेस के बारे में इसी लॉ को कॉपी किसने किया था? लेवोजियर ने किया था, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडॉल्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को अप्रूव किया था कि लेवोजियर ये लॉ को बता रहे हैं, ये लॉ जो था एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये अप्रूव इन्होंने किया था, लैंडॉल्ट ने किया था। आइए देखिए, मैंने लिखा हुआ कि फॉर द फिजिकल चेंजेज या प्रोसेस, इस लॉ को सबसे पहले किसने बताया था? लोमोनोसोफ ने बताया था। केमिकल चेंजेज या केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन के लिए इस लॉ को किसने बताया था? लेवोजियर ने बताया था। और एक्सपेरिमेंटली अप्रूव्ड किसने किया था? लैंडॉल्ट ने किया था। इन्होंने लैंडॉल्ट ट्यूब का अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जब हम लोग फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल चेंजेज में क्या देखेंगे? लोमोनोसोफ ने बताया कि अगर कोई भी फिजिकल चेंजेज है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रही है, तो उसमें सब्सटेंस का टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है। मतलब नेचुरल कंडीशन में कभी भी सब्सटेंस का मास लॉस या गेन नहीं होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कैसे समझ सकते हैं? मैंने जो यहाँ पे वाटर लिया है, ये H2O, ये नेचुरल फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। वाटर नेचुरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर इस वाटर को हम लोग गर्म करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, ये मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये H2O वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी वाटर को अगर हम लोग ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, ये देखिए, तो फ्रीजिंग करने पर यही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने H2O सॉलिड लिखा है, यानी कि आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर इसी आइस को मैं जब तक गर्म कर दूं तो ये पिघलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग की प्रोसेस के बाद ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये जो वाटर वेपर बना है, इस वाटर वेपर को मैं ठंडा कर दूं, ठंडा करने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वाटर वेपर जो इसमें फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक प्रोसेस और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि ये आइस को जो डायरेक्टली हम लोग तो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाटर वेपर को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये देखिए, ये प्रोसेस कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। अब फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, या यहीं पे देखिए कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, या ये सब्लिमेशन की प्रोसेस है। ये सारी की सारी प्रोसेस होते कैसी प्रोसेस है? ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंजेज है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट में चेंजेज हो रहा है, इसलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि वाटर मैंने कितना लिया है? 100 ग्राम लिया है, या 100 ग्राम वाटर लिया है। तो 100 ग्राम वाटर को अगर मैं आइस में कन्वर्ट करता हूँ तो इसे 100 ग्राम ही आइस बनेगा। 99 ग्राम या 101 ग्राम नहीं बनेगा, 100 से कम या ज़्यादा नहीं बन सकता है। और अगर यहाँ पर फिर से मैं जो है इस आइस को मेल्ट करता हूँ और ये वाटर में कन्वर्ट होता है, तो 100 ग्राम आइस से 100 ग्राम वाटर ही बनेगा। इसी तरीके से अगर 100 ग्राम वाटर को मैं गर्म करता हूँ तो गर्म करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। और इस वाटर वेपर को स्किप नहीं होने देते हैं, तो ये कितना बनेगा? ये भी 100 ग्राम ही बनेगा। और इस 100 ग्राम वाटर वेपर को फिर से अगर हम लोग ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस करते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और कितना जो बनेगा? ये 100 ग्राम ही बनेगा। इसी तरीके से अगर आप देखिए, 100 ग्राम आइस को अगर हम लोग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दें? वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो 100 ग्राम आइस से 100 ग्राम ही वाटर वेपर बनेगा, और 100 ग्राम वाटर वेपर से 100 ग्राम आइस ही बनेगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपने देखा कि सब्सटेंस के मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं जो 100 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लूंगा तो उसमें फिजिकल स्टेट भले चेंज हो जाए, वो 100 ग्राम ही रहेगा। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जितना भी लेंगे मास उतना ही रहेगा सब्सटेंस का, केवल फिजिकल स्टेट चेंज होगा। यानी कि किसी भी फिजिकल चेंजेज में, किसी भी फिजिकल प्रोसेस में सब्सटेंस का मास हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी कंडीशन में वो नेचुरली गेन या लॉस नहीं होता है। ये फिजिकल चेंजेज हुआ। इसी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल चेंजेज के लिए। अगर मैं केमिकल चेंजेज का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर हम किसी केमिकल चेंजेज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर केमिकल चेंजेज का मतलब क्या हुआ?
ये केमिकल प्रोसेस से है, केमिकल रिएक्शन से है, पर शर्त यह है कि वो केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। यानी कि कोई एलिमेंट जितना रिएक्टेंट के साइड में है उतना ही नंबर में प्रोडक्ट के साइड में भी होना चाहिए। इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा। यहाँ पर जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ये देखिए, ये नाइट्रोजन है N2, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब रिएक्ट कर रहा है तो इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, 2NH3 का। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा? 28 ग्राम पर मोल। तो जो मोलर मास होता है वही मास भी होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये कितना है? 28 ग्राम है। 3 to 6 हाइड्रोजन आइटम है। 6 हाइड्रोजन आइटम का अगर हम लोग मास देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 6 × 1 ग्राम यानी कि 6 ग्राम होगा। इसी तरीके से अगर दो मॉलिक्यूल अमोनिया का मास देखते हैं तो 2 × अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के एक एटम का 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, तो 14 + 3 × 1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको तो 28 + 6 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अमोनिया का मास देखते हैं तो ये 2 × 17 यानी कि ये भी कितना हो गया? 34 ग्राम हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे। कुछ दूसरे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, CaCO3 मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो अगर CaCO3 मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन करते हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसे क्या बनेगा? CaO बनेगा और CO2 बनेगा। अगर यहाँ पर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास लेंगे, जो मोलर मास होगा वही मास होगा, तो कैल्शियम के एक एटम का एटॉमिक मास 40, कार्बन के एक एटम का 12, ऑक्सीजन के 3 एटम का 3 × 16 हो गया। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 100 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया। और यहाँ पे CO2 की बात करते हैं तो 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 × 16 हो गया। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये कहूँगा 56 ग्राम कहूँगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इसको कितना हो गया? ये 44 ग्राम हो गया। अब 56 + 44 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 ग्राम हो गया। ये भी देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस केमिकल इक्वेशन में आपने देखा कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम लोग देखें कि क्या सारे के सारे केमिकल इक्वेशन इस लॉ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में जितने भी सारे के सारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैं, ये देखिए ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ये जितने भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं। अब ये इक्वेशन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, किसी केमिकल इक्वेशन में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी केमिकल इक्वेशन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन है केमिस्ट्री में, चाहे एंडोथर्मिक चाहे एक्सोथर्मिक, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारे के सारे केमिकल इक्वेशन इस लॉ को फॉलो करते हैं, पर शर्त यह है कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है? कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एक इक्वेशन है, याद रखिएगा, नीट और जेईई एग्जाम में इसको पूछा गया है, बार बार जो तक पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा केमिकल इक्वेशन इसको फॉलो नहीं करता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है जहाँ से अल्फा बीटा या गामा रेज बाहर निकलता है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आस्क द क्वेश्चन मेनी टाइम्स अबाउट दिस टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।